Hello everyone, this is Tej Bahadur Singh, and as you know, we are discussing here the important topics related to Criminal Procedure Code 1973, that is CRPC. In it, and this syllabus CRPC Part 2 is given in your LLB 3-year course, Semester 6. CRPC में हम यूनिट 1 डिस्कस कर रहे थे। यूनिट 1 में हम मेन वैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो बेसिक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनमें से कईयों को हम डिस्कस कर चुके थे, जैसे कि हमने कंटेंट ऑफ चार्ज देखा था, इससे हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा हमने डिस्कस किया था ट्रायल से रिलेटेड कुछ प्रोविजंस विच इज़ रिलेटेड टू ट्रायल बिफोर अ सेशन कोर्ट, एंड वी हैव ऑल्सो डिस्कस्ड ट्रायल इन वारंट केसेस. So this is the last point of unit 1. Today we will try to cover up at least half of this topic. तो आज हम कोशिश करेंगे कि इस पॉइंट का, एंड द पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज चैप्टर 30 विच इज़ एविडेंस इन इंक्वायरीज एंड ट्रायल. इसमें हम देखेंगे कि व्हाट इज़ द मोड और टेकिंग एंड रिकॉर्डिंग एविडेंस. हम कोशिश करेंगे आज कि इसका हाफ ऑफ द पोर्शन ख़त्म कर दिया जाए. ओके, लेट्स डिस्कस फर्दर. सेक्शन 272 टॉक्स अबाउट लैंग्वेज ऑफ कोर्ट्स. ओके, किसी भी कोर्ट में जब कोई ट्रायल चलता है कोर्ट की, वहाँ पर हम बात कर रहे हैं जो कोर्ट हाई कोर्ट के अलावा अदर कोर्ट्स हैं किसी स्टेट में. यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं कोर्ट की, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट नहीं आता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जो लैंग्वेज ऑफ कोर्ट्स के बारे में प्रोविज़न है वो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइडेड है. सो वी आर डिस्कसिंग हियर लैंग्वेज ऑफ कोर्ट्स विच आर सबऑर्डिनेट टू द हाई कोर्ट. ओके, तो हर स्टेट में हाई कोर्ट के जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं उनकी लैंग्वेजेस क्या होगी प्रोसीडिंग की. तो ये इस बारे में बात करता है सेक्शन 272 विच टॉक्स अबाउट लैंग्वेज ऑफ कोर्ट्स. इट सेज द स्टेट गवर्नमेंट में डिटरमाइन व्हाट शैल बी फॉर द पर्पस ऑफ दिस कोर्ट द लैंग्वेज ऑफ ईच कोर्ट विद इन द स्टेट अदर दैन द हाई कोर्ट. मतलब जो स्टेट गवर्नमेंट है वो बेसिकली डिटरमाइन करेगा, वो बेसिकली तय करेगा कि इस कोड के पर्पस से, इस कोड के पर्पस से क्या हुआ, मतलब जैसे इस कोड में मान लीजिए ट्रायल प्रोसीजर जो दिया है हमने पढ़ा हुआ है, तो ट्रायल प्रोसीजर में या बेल प्रोविजंस दिए हुए हैं, तो जब बेल के लिए प्रोसीडिंग होगी, ट्रायल के लिए प्रोसीडिंग होगी, ठीक है, तो वहाँ जब ट्रायल चलेगा तो वहाँ पर क्या कोर्ट की लैंग्वेज होगी, इसको कौन डिटरमाइन करेगा. इट शैल बी डिटरमाइंड बाय द स्टेट गवर्नमेंट. ठीक, और देखिए यहाँ पर एक्सप्रेसली मेंशन है कि द लैंग्वेज ऑफ ईच कोर्ट विद इन द स्टेट अदर दैन द हाई कोर्ट, यानी कि हाई कोर्ट इस प्रोविज़न में इंक्लूडेड नहीं है. सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अलावा स्टेट के जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं यहाँ पर उनकी बात की जा रही है. ठीक है, नाउ लेट्स सी फर्दर सेक्शन दैट इज 273. इट टॉक्स अबाउट एविडेंस टू बी टेकन इन प्रेजेंस ऑफ. देखिए अब हम बेसिकली आ गए मोड और टेकिंग एंड रिकॉर्डिंग एविडेंस पर. तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, मोड ऑफ टेकिंग ऑफ एविडेंस की बात जब कही जा रही है तो क्या लिखा है कि एविडेंस टू बी टेकन इन प्रेजेंस ऑफ द एक्यूज्ड. देखिए एक बात तो क्लियर है कि एक्यूज्ड जब भी कोई केस ट्रायल, किसी केस की प्रोसीडिंग चल रही होती है और एविडेंस देना होता है ट्रायल में, अगर एक्यूज्ड के बिना कोई एविडेंस दिया गया, एक्यूज्ड या उसके प्लीडर के बिना, तो वहाँ पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है कि जो एक्यूज्ड है या उसका प्लीडर है, अगर वो एब्सेंट है और एविडेंसेस दे दिए गए, तो जो एक्यूज्ड है वो क्रॉस एग्जामिनेशन कैसे करेगा. अगर मान लीजिए उसे कोई क्वेश्चन आता है, वो क्रॉस एग्जामिनेशन करना चाहता है, तो कैसे करेगा क्रॉस एग्जामिनेशन. इसलिए उसके अलावा वो अपने डिफेंस प्रॉपरली कैसे तैयार करेगा. तो यहाँ पर ये बात कही गई है कि जो एविडेंस है वो एक्यूज्ड की प्रेजेंस में होना चाहिए या उसके प्लीडर की प्रेजेंस में होना चाहिए. लेट्स सी द लैंग्वेज ऑफ दिस सेक्शन. इट सेज एक्सेप्ट एज अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड. मतलब एक यहाँ पर पहले ही एक सेविंग क्लॉज है, ये दे दिया है इसमें क्या कि एक्सेप्ट एज अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड. इसका मतलब
कुछ ऐसी प्रोसीडिंग्स भी होती हैं जहाँ पर अगर एब्सेंस और जहाँ पर पार्टीज़ जहाँ पर जो एक्यूज्ड है या फिर उसका प्लीडर है, अगर वो एब्सेंट है तो वहाँ पर भी एविडेंसेस दिए जा सकते हैं। इनको हम आगे पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पर ये बात कही गई है कि जब तक ऐसा एक्सप्रेसली ना दिया गया हो तब तक क्या होगा, ऑल एविडेंस टेकन इन द कोर्स ऑफ ट्रायल और अदर प्रोसीडिंग, जो भी एविडेंसेस हैं ट्रायल के कोर्स में या और ट्रायल के अलावा जो दूसरी प्रोसीडिंग्स चलती हैं उन कोर्सेज में क्या होगा, शैल बी टेकन, वो सारे एविडेंसेस लिए जाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ द एक्यूज्ड, एक्यूज्ड की उपस्थिति में, और व्हेन हिज पर्सनल अटेंडेंस इज डिस्पेंस्ड विद इन द प्रेजेंस ऑफ हिज प्लीडर, और जहाँ पर एक्यूज्ड की जो पर्सनल अटेंडेंस है उसकी अनिवार्यता नहीं है, जहाँ पर कोर्ट ने कह दिया है कि एक्यूज्ड पर्सनली प्रेजेंट नहीं भी, उसको ना रहने के लिए भी अलाउ कर दिया है, तो वहाँ पर वो एविडेंसेस एक्यूज्ड के प्लीडर की प्रेजेंस में लिए जाएंगे। इसका मतलब क्लियर है कि या तो एक क्लियर मैसेज यहाँ पर दिया गया है कि सारे एविडेंसेस एक्यूज्ड की प्रेजेंस में लिए जाएंगे, अगर एक्सप्रेसली नहीं दिया हुआ ऐसा कुछ तो, और अगर यहाँ पर एक्यूज्ड प्रेजेंट नहीं है तो, यानी कि प्रेजेंट नहीं है का मतलब कोर्ट ने उसे अलाउ किया है ना प्रेजेंट होने के लिए, तो फिर उसके प्लीडर की प्रेजेंस में वो सारे एविडेंसेस लिए जाएंगे। ओके, यहाँ पर एक प्रोवाइजो भी है, लेट्स सी द प्रोवाइजो। Provided that where the evidence of a woman below the age of 18 years who is alleged to have been subjected to rape or any other sexual offense is to be recorded, the court may take appropriate measures to ensure that such woman is not confronted by the accused, while at the same time ensuring the right of cross-examination of the accused. सिंपल लैंग्वेज में अगर कहें तो इसका मतलब ये है कि कोई अगर लड़की है और वो उसकी एज 18 साल से कम है, और जिस पर जो कि सब्जेक्टेड है, यानी कि जो कि आप कह सकते हैं विक्टिम है रेप की या फिर किसी अदर सेक्सुअल ऑफेंस की, ठीक, तो वहाँ पर एविडेंसेस कैसे रिकॉर्ड होंगे, वहाँ पर कोर्ट एप्रोप्रिएट मेज़र लेगा, मतलब कि कोर्ट इस चीज़ को देखेगा और इंश्योर करेगा कि ऐसी लड़की है वो एक्यूज्ड के सामने कन्फ्रंटेड ना हो, ठीक है। इसलिए देखिए 18 साल से लड़की, कम एज की लड़की जो कि विक्टिम ऑफ रेप है, वो पहले से ही काफ़ी डरी हुई है, इसलिए अगर उसका सही एग्जामिनेशन करना है तो अगर उसने मान लीजिए एक्यूज्ड को देख लिया, वो डर गई, तो हो सकता है वो कोई गलत स्टेटमेंट दे दे, ठीक है। इसलिए ये बात कही गई है कि अगर कोई यहाँ पर विक्टिम है रेप की, अदर सेक्सुअल ऑफेंसेस की, तो वहाँ पर ये ज़रूरी नहीं है कि उसे एक्यूज्ड के साथ कन्फ्रंट किया जाए, एक्यूज्ड के सामने। लेकिन देखिए अब यहाँ पर एक बात और भी आती है, अगर एक्यूज्ड के सामने कन्फ्रंट नहीं किया जाएगा, अगर एक्यूज्ड के सामने उसको प्रेजेंट ही नहीं किया जाएगा, उसकी विटनेसिंग ही नहीं होगी, तो फिर उसका क्रॉस एग्जामिनेशन कैसे होगा। तो यहाँ पर ये बात भी कही है कोर्ट ने कि कोर्ट ये भी जो है इंश्योर रखेगा, ये भी इंश्योर करेगा कि जो एक्यूज्ड है उसका जो राइट है क्रॉस एग्जामिनेशन का, वो भी वायलेट ना हो, ठीक है। तो दोनों चीज़ों को कोर्ट को ध्यान में रखते हुए ही इसका ट्रायल करना है। उसके बाद हम देखेंगे आगे सेक्शन 274। इट टॉक्स अबाउट रिकॉर्ड इन समन्स केस एंड इंक्वायरीज। देखिए अगर हम सेक्शन 273 देखें तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये तो एक्यूज्ड के सामने प्रेजेंस। अब देखिए कितने तरह के बेसिकली ट्रायल होते हैं। यहाँ पर जो 3 तरह के ट्रायल के बारे में मोड ऑफ टेकिंग एविडेंसेस की बात की गई है, ठीक। पहला कौन सा है, रिकॉर्ड इन समन केस एंड इंक्वायरीज। समन केस, जैसे कि हम देख सकते हैं, समन केस का जो ट्रायल है वो होता, समन केसेस में जो ट्रायल के प्रोविज़न है सीआरपीसी में, रिगार्डिंग द प्रोसीजर इन समन केस ट्रायल, इसके रिगार्डिंग जो प्रोसीजर है वो दिया हुआ है। आप जाएंगे तो सेक्शन 251 से 259 तक, सेक्शन 251 से 259 टॉक्स अबाउट ट्रायल इन अ समन्स केस, ओके। उसमें ये पूरा दिया हुआ है डिटेल कि समन केसेस में ट्रायल कैसे होगा। लेट्स सी द सेक्शन। अब यहाँ पर ये बात कही जा रही है कि उसके एविडेंसेस कैसे रिकॉर्ड किए जाएंगे, उसके मोड ऑफ टेकिंग एविडेंसेस की यहाँ पर बात की गई है समन केसेस की ट्रायल की। तो इसमें आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले सेक्शन 251 से और 259 तक आपको प्रोविजंस देखने हैं कि व्हाट आर द प्रोविजंस रिलेटेड टू ट्रायल ऑफ समन्स केसेस, ओके। इसके बाद फिर आपको मोड ऑफ टेकिंग रिकॉर्ड पढ़ना है, यानी कि आपको सेक्शन 274 पढ़ना है। तो अगर इन शॉर्ट
इन शॉर्ट अगर ये कहा जाए कि 274 शैल बी रेड विद सेक्शन 251 टू 259। ओके, इसके बाद इसके प्रोविज़न देखते हैं। सब क्लॉज 1 सेज इन ऑल समन्स केसेस ट्राइड बिफोर अ मैजिस्ट्रेट इन ऑल इंक्वायरीज अंडर सेक्शन 145 टू 148। देखिए क्या बात कही गई है यहाँ पर, एंड इन ऑल प्रोसीडिंग्स अंडर सेक्शन 446 अदरवाइज देन इन द कोर्स ऑफ अ ट्रायल। यहाँ पर बात ये कही गई है कि जो जो भी समन केसेस का ट्रायल होना है, ठीक, समन केसेस का ट्रायल या इंक्वायरीज कैसी, दो चीज़ें समझिए। यहाँ पर एक समन केसेस के ट्रायल की बात कही गई है, या फिर कोई इंक्वायरी होनी है अंडर सेक्शन 145 टू 148। 145 टू 148 में क्या है? 145 टॉक्स अबाउट प्रोसीजर वेयर डिस्प्यूट कंसर्निंग लैंड और वाटर इज़ लाइकली टू कॉज ब्रीच ऑफ पीस। मतलब कि यहाँ मान लीजिए कोई डिस्प्यूट है लैंड और वाटर से रिलेटेड, और उससे जो है शांति या पब्लिक ऑर्डर ब्रीच हो सकता है। 146 टॉक्स अबाउट पावर टू अटैच सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट एंड रिसीवर, यानी कि जो भी मान लीजिए लैंड है कोई, वो डिस्प्यूट का सब्जेक्ट मैटर है, ठीक, तो उसको अटैच करने की पावर मजिस्ट्रेट को दी गई है, और वो उसके पॉइंट ऑफ व्यू और वो उससे एक उसके लिए एक रिसीवर को अपॉइंट करने की पावर दी गई है। 147 टॉक्स अबाउट डिस्प्यूट कंसर्निंग राइट ऑफ यूज़ ऑफ लैंड और वाटर। मतलब कि ये भी वही है कि डिस्प्यूट लैंड और वाटर के राइट ऑफ यूज़ की यहाँ पर बात की गई है, ठीक है। देखिए जो 145 और 147 में डिफरेंस है। 145 टॉक्स अबाउट डिस्प्यूट कंसर्निंग लैंड और वाटर, ठीक है। 147 क्या बात करता है? यूज़ ऑफ लैंड और वाटर। तो यहाँ पर यूज़ की बात है, वहाँ पर हो सकता है उसके मालिकाना हक की बात हो 145 में, लेकिन 147 में क्या है? यूज़ की बात की गई है, ठीक। जैसे हो सकता है कोई पब्लिक लैंड और वाटर हो, तो वहाँ पर उसके यूज़ की बात की जाए। तो ये 145 टू 147 तक बात कही गई है। तो यहाँ पर ये कहा गया है सेक्शन 274 में कि अगर कोई समन केसेस के अंडर कोई ट्रायल हो रहा है, या फिर कोई इंक्वायरी है अंडर सेक्शन 145 टू 148, या फिर कोई प्रोसीडिंग चल रही है अंडर सेक्शन 446, ठीक, तो मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है? मजिस्ट्रेट एज द एग्जामिनेशन ऑफ ईच विटनेस प्रोसीड्स, जैसे जो विटनेसेस के एग्जामिनेशंस होंगे, तो कोर्ट क्या करेगा? मेक अ मेमोरेंडम ऑफ सब्सटेंस ऑफ हिज एविडेंस इन द लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट। देखिए सबसे पहले इसको इन शॉर्ट समझते हैं कि यहाँ पर 3 केसेस दिए गए हैं। समन केस का ट्रायल, उसके अलावा कोई इंक्वायरी हो रही है अंडर सेक्शन 145 टू 148, या फिर कोई प्रोसीडिंग है अंडर सेक्शन 446। इन 3 चीज़ों के यहाँ पर अगर ऐसी 3 चीज़ें हो रही हैं, तो वहाँ पर क्या हो सकता है? वहाँ पर जो मजिस्ट्रेट है, जैसे एग्जामिनेशन होगा विटनेसेस का, उसका एक जो भी विटनेसेस अपनी गवाही में बोलेंगे या एविडेंसेस देंगे, मजिस्ट्रेट उसका एक सब्सटेंस बनाएगा। उसको पूरा नैरेटिव फॉर्म में नहीं लिखा जाएगा, उसका एक सब्सटेंस बनाया जाएगा कोर्ट की जो लैंग्वेज है उसमें, ठीक है। ये बात इसमें। अच्छा, एक बात इसमें और एक और क्वेश्चन आता है कि सब्सटेंस फॉर्म में क्यों बनाया जाएगा? उसे क्यों डिटेल वाइज, नैरेटिव वाइज क्यों नहीं लिखा जाएगा? एक क्वेश्चन यहाँ पर ये भी आपके दिमाग में आ सकता है। देखिए उसे नैरेटिव फॉर्म में इसलिए नहीं लिखा जाएगा क्योंकि जो भी समन्स केसेस होते हैं या ये जो इंक्वायरीज़ हैं, दीज आर माइनर केसेस, ओके। यहाँ पर कोर्ट की कोशिश ये होती है कि ये केसेस लंबे ना खींचें, इसलिए यहाँ पर एक उनका सब्सटैंशियल फॉर्म एविडेंसेस का लिख दिया जाता है। क्योंकि अगर केस लंबे खींचेंगे, ये माइनर केसेस हैं, तो उसकी वजह से जो आप कह सकते हैं मेजर केसेस हैं, जो बड़े क्रिमिनल केसेस हैं, वो पेंडिंग में जाएंगे। इसलिए ऐसे केसेस जिनका जल्दी सॉल्यूशन निकल सकता है, जो जल्दी शॉर्ट आउट हो सकते हैं, जल्दी जिनमें डिसीजन आ सकता है, उनमें जो एविडेंसेस हैं उनका एक सब्सटेंस रिकॉर्ड किया जाता है। समन केसेस आप जानते हैं कि ये छोटे केसेस होते हैं, इनका ट्रायल जल्दी करने की, स्पीडी ट्रायल की कोशिश की जाती है, इसलिए यहाँ पर सब्सटेंस ऑफ एविडेंस की बात की गई है, ओके। अब आते हैं सब क्लॉज इसके प्रोवाइजो ऑफ सेक्शन 274। प्रोवाइजो सेज प्रोवाइडेड दैट इफ़ द मजिस्ट्रेट इज़ अनेबल टू मेक सच मेमोरेंडम। मान लीजिए, देखिए आप 274 के सब क्लॉज 1 में देख सकते हैं, वहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि मजिस्ट्रेट शैल मेक अ मेमोरेंडम। अब प्रोवाइजो कहता है कि मान लीजिए अगर मजिस्ट्रेट मेमोरेंडम बनाने में असमर्थ है एविडेंसेस का, तो वो क्या करेगा? ही शैल आफ्टर रिकॉर्डिंग द रीज़न ऑफ हिज इनएबिलिटी, वो क्या करेगा? अपने जो भी रीज़न है उसका, जो जिस वजह से वो रिकॉर्ड नहीं कर सकता, मेमोरेंडम नहीं बना सकता, उसको वो रीज़न बताएगा, और क्या कहेगा? और वो एंड कॉज सच मेमोरेंडम टू बी मेड इन राइटिंग और फॉर्म हिज डिक्टेशन इन ओपन कोर्ट। मतलब कि ओपन कोर्ट में वो किसी से उसको लिखवाएगा मेमोरेंडम को, ठीक है।
और राइटिंग में लिखवाएगा और डिक्टेट करेगा, बात बोलेगा, बोल के लिखवाएगा, ठीक है। सब क्लॉज 2 से सच मेमोरेंडम शैल बी साइंड बाय द मजिस्ट्रेट एंड शैल पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड एंड शैल फॉर्म पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड, मतलब कि ये जो मेमोरेंडम बनेगा इसमें साइन होंगे मजिस्ट्रेट के और ये रिकॉर्ड का फॉर्म माना जाएगा, रिकॉर्ड का पार्ट माना जाएगा, ठीक है। अब आते हैं इसमें हम आते हैं सेक्शन 275 में। व्हाट 275 सेज, रिकॉर्ड इन वारंट केसेस। तो वारंट केसेस में क्या है इसको जरा देखते हैं। देखिए वारंट केसेस के प्रोविजंस क्या हैं। जैसे मैंने आपको समन्स केसेस में क्या बताया था, समन केसेस में बताया था कि यू हैव टू रीड सेक्शन 251 टू 259 विद सेक्शन 274। आपको सेक्शन 251 से 259 पढ़ने हैं, किसके साथ, सेक्शन 274 के साथ। जब भी आप 274 को पढ़ेंगे तो एक बार रीडिंग पहले सेक्शन 251 से 259 तक की लेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, आप आते हैं, अब देखते हैं दूसरे टाइप के ट्रायल में कैसे एविडेंस की रिकॉर्डिंग होती है। दूसरे टाइप का ट्रायल कौन सा है, वारंट केसेस का। हम पढ़ चुके हैं वारंट केस क्या होते हैं। सेक्शन 2 सब क्लॉज एक्स में वारंट केसेस की डेफिनेशन दी हुई है। उसमें कहा गया है कि हर एक वो केस जिसमें पनिशमेंट 2 साल से ज़्यादा की होती है वो वारंट केस होता है, ठीक है। अब उसमें उसका वारंट केस के ट्रायल का क्या प्रोसीजर है। वारंट केस के ट्रायल का जो प्रोसीजर है दैट इज़ गिवन इन सेक्शन 237 टू सेक्शन 250। सेक्शन 237 से सेक्शन 250 तक वारंट केस के ट्रायल की बात की गई है, ठीक है। अगर इसमें अब हम देखें तो अब हमें 275 के साथ किन सेक्शंस को पढ़ना है। हमें जब भी सेक्शन 275 को पढ़ना है तो उसके साथ पहले हमें एक बार सेक्शन 237 तक तो कोर्ट ऑफ सेशन का है, तो 238 से हमें 250 तक सबसे पहले उनको ये सारे प्रोविजंस एक बार रिवाइज कर लेने हैं, क्योंकि ये जो प्रोविजंस हैं दे टॉक अबाउट ट्रायल ऑफ वारंट केसेस के ट्रायल की बात करते हैं। अब केसेस में जो ट्रायल होगा उसमें मोड ऑफ टेकिंग रिकॉर्ड क्या होगा या मोड ऑफ टेकिंग एविडेंसेस क्या होगा, ये बात कही गई है सेक्शन 275 में। तो आपको ये सेक्शन सारे साथ में पढ़ने चाहिए। इसके बाद अगर हम देखें सेक्शन 275 को, 275 टॉक्स अबाउट रिकॉर्ड इन वारंट केसेस। लेट्स सी सब क्लॉज 1, इट टॉक्स अबाउट इन ऑल वारंट केसेस ट्राइड बिफोर अ मजिस्ट्रेट। वारंट केसेस आपको पता होगा, वारंट केसेस 2 तरीके से ट्रायल होते हैं, 2 पार्ट्स में बटा हुआ है। ट्रायल वारंट केसेस, ट्रायल ऑफ वारंट केसेस विच इज़ बेस्ड ऑन which is instituted upon a police report and which is instituted upon other than on police report, okay। तो ये आप जब वो ट्रायल के प्रोविजंस पढ़ेंगे तब आपको ये क्लियर हो जाएगा। नाउ लेट्स सी वारंट केसेस का जो ट्रायल होता है मजिस्ट्रेट के सामने, उसमें क्या होगा, द एविडेंस ऑफ ईच विटनेस शैल एज हिज एग्जामिनेशन प्रोसीड बी टेकन डाउन इन राइटिंग either by the magistrate himself or by his dictation in open court, where he is unable to do so owing to physical or other incapacity under his direction and superintendence by an officer of the court appointed by him in this behalf। मतलब कि यहाँ पर ये बात कही गई है कि वारंट केसेस का जो ट्रायल होगा उसमें जब विटनेसेस के एविडेंसेस को रिकॉर्ड करने की बात होगी, यानी कि जब विटनेसेस के एविडेंसेस को लेने की बात होगी, तो जैसे एग्जामिनेशन प्रोसीड करेगा, यानी कि जैसे जैसे जो विटनेसेस का जो एग्जामिनेशन होगा, क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, उस समय की बात की जा रही है। तो क्या करेगा मजिस्ट्रेट, सबसे पहले मजिस्ट्रेट या तो खुद उसके एविडेंस को, जब भी विटनेस बोल रहा है या एविडेंस दे रहा है, उसको खुद या तो मजिस्ट्रेट रिकॉर्ड करेगा या फिर उसे रिकॉर्ड किया जाएगा जो मजिस्ट्रेट डिक्टेट करेगा। मतलब कि विटनेस मान लीजिए कोई एविडेंस दिया या कुछ गवाही दी, तो उसे मजिस्ट्रेट या तो खुद रिकॉर्ड करेगा या वो बोलेगा और उसे कोई और लिखेगा। लेकिन ये कब होगा, जब वो अनेबल होगा किसी फिजिकल या अदर इनकैपेसिटी की वजह से, तभी ऐसा होगा, ठीक। तभी उसके अंडर डिक्टेशन या सुपरिटेंडेंस में कोई कोर्ट का ऑफिसर जिसे उस मजिस्ट्रेट ने खुद अपॉइंट किया है इसी पर्पज़ के लिए वो लिखेगा। मतलब कि अगर मान लीजिए कोई विटनेस का एविडेंस रिकॉर्ड होता है, विटनेस के उस एविडेंस को रिकॉर्ड करने के लिए पहली बात ये कही गई है कि मजिस्ट्रेट खुद उस एविडेंस को रिकॉर्ड करेगा, ठीक। दूसरी चीज़ ये बात कही गई है कि जहाँ पर मान लीजिए वो फिज़िकल या किसी अदर इनकैपेसिटी की वजह से वो रिकॉर्ड नहीं कर सकता, तो वहाँ पर वो एक अपने लिए एक ऑफिसर अपॉइंट करेगा, ठीक, इसी पर्पज़ के लिए, ताकि वो उसको बोले और वो उस चीज़ को रिकॉर्ड कर सके, ठीक है।
इसके आगे देखते हैं, इसमें प्रोवाइजो एक दिया हुआ है, प्रोवाइडेड दैट एविडेंस ऑफ अ विटनेस अंडर दिस सबसेक्शन में ऑल्सो बी रिकॉर्डेड, provided that evidence of a witness under this subsection may also be recorded by audio video electronic means in the presence of the advocate of the person accused of the offense। मतलब ये भी बात कही गई है कि ऐसे एविडेंसेस ऑडियो और वीडियो जो भी इलेक्ट्रॉनिक मीन्स है उनके थ्रू भी रिकॉर्ड किए जा सकते हैं, किसकी प्रेजेंस में, जो भी या तो एक्यूज्ड या फिर उसके प्लीडर की प्रेजेंस में। तो यहाँ पर आप ये भी कह सकते हैं कि एक ट्रू फॉर्म ऑफ एविडेंस सामने निकल कर आ जाएगा, क्योंकि उसमें तो कोई कॉपी होगी। यहाँ पर एक बात और देखते हैं, सब क्लॉज 2 देखते हैं, वेयर द मजिस्ट्रेट कॉजेज द एविडेंस टू बी टेकन डाउन ही शैल रिकॉर्ड अ सर्टिफिकेट दैट द एविडेंस कुड नॉट बी टेकन डाउन बाय हिमसेल्फ फॉर रीजंस रिफर्ड टू इन सबसेक्शन 1। देखिए यहाँ पर ये बात कही गई है, जहाँ पर अगर मजिस्ट्रेट वारंट केसेस के ट्रायल में जहाँ पर मजिस्ट्रेट किसी दूसरे पर्सन से, जैसे कि हमने पढ़ा अभी, रिकॉर्ड एविडेंस अपने मतलब कि जो एविडेंसेस है वो रिकॉर्ड करवा रहा है, ठीक है, या लिखवा रहा है, तो क्या करेगा, तो वो इसका रीज़न देगा रिटन में, ठीक है, एक सर्टिफिकेट देगा और उसका रीज़न देगा कि ऐसा वो क्यों कर रहा है, क्या इनकैपेसिटी थी उसकी जिस वजह से ऐसा कर रहा है। सब क्लॉज 2 देखते हैं, वेयर द मजिस्ट्रेट कॉजेज द एविडेंस टू बी टेकन डाउन, जहाँ पर मजिस्ट्रेट एविडेंसेस यहाँ पर सब क्लॉज 3 देखना है हमें। सब क्लॉज 3 से सच एविडेंस शैल ऑर्डिनरली बी टेकन डाउन इन द फॉर्म ऑफ नैरेटिव। देखिए यहाँ पर अब ये बात इंपॉर्टेंट है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जब हम केसेस ऑफ समन केसेस का देख रहे थे, ट्रायल का मोड ऑफ रिकॉर्डिंग या मोड ऑफ टेकिंग एविडेंस ऑफ समन केसेस ट्रायल का हम देख रहे थे, तब हमने क्या देखा, हमने देखा कि वहाँ सब्सटेंस लिया जा रहा है एविडेंसेस का। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अगर आप सब क्लॉज 3 देखें, सच एविडेंस शैल ऑर्डिनरली बी टेकन डाउन इन द फॉर्म ऑफ अ नैरेटिव, यानी कि ऐसा जो एविडेंस है वो कैसे नैरेटिव फॉर्म में ऐसे एविडेंसेस नोट डाउन किए जाएंगे। यहाँ पर सब्सटेंस नहीं लिया जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो भी एविडेंसेस हैं वो नैरेटिव फॉर्म में लिखे जाएंगे। मतलब कि आप ये कह सकते हैं उन्हें पूरा एक्सप्लेन किया जाएगा वहाँ पर। यहाँ पर कोई भी, क्योंकि जो वारंट केसेस, देखिए वारंट केसेस होते क्या हैं, ये सीरियस केसेस होते हैं, ठीक है, तो इसमें आप स्पीडी डिस्पोजल, अगर आपने ज़्यादा स्पीडी डिस्पोजल का आपने मीन्स ज़्यादा एक्सरसाइज किया तो क्या होगा, वहाँ पर इनजस्टिस क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि ऐसे केसेस सीरियस केसेस होते हैं, यहाँ पर इनजस्टिस भी बड़ा इनजस्टिस होता है। इसलिए जो भी एविडेंसेस हैं वो नैरेटिव फॉर्म में लिए जाते हैं ताकि प्रॉपर एक एविडेंस रिकॉर्डिंग हो सके, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ इसमें और लिखी हुई है कि बट द मजिस्ट्रेट में इन हिज डिस्क्रिप्शन टेकन डाउन और कॉज टू बी टेकन डाउन एनी पार्ट ऑफ सच एविडेंस इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन एंड आंसर। मतलब कि लेकिन जो मजिस्ट्रेट है अपने डिस्क्रिप्शन पर उसको नोट कर सकता है या फिर किसी से नोट करवा सकता है एविडेंसेस को, किस तरह से, क्वेश्चन और आंसर फॉर्म में। मतलब कि ये देखिए एक चीज़ होती है कि जब एक विटनेस अपनी गवाही दे रहा है या एविडेंसेस दे रहा है तो वहाँ पर क्या होगा कि वहाँ पर कोर्ट जो उसके एविडेंसेस को रिकॉर्ड करेगा वो नैरेटिव फॉर्म में करेगा, ठीक है, पहली बात ये कही गई। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि नैरेटिव फॉर्म में उसको रिकॉर्ड करना ज़रूरी नहीं होता है, या जैसे कुछ पार्ट नैरेटिव फॉर्म में रिकॉर्ड कर दिया, ठीक है, या और कुछ पार्ट उसका ऐसे उसको रिकॉर्ड किया जा सकता है कि उसे क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में रिकॉर्ड कर दिया जाए। तो दोनों चीज़ें हो सकती हैं कि एक ही विटनेस ने जो एविडेंसेस दिए हैं उसमें कुछ पार्ट नैरेटिव फॉर्म में हो और कुछ पार्ट क्वेश्चन आंसर फॉर्म में हो, ठीक है। तो ऐसे एविडेंसेस, इस तरीके से एविडेंसेस को रिकॉर्ड किया जाएगा इन वारंट केसेस में। ओके, नाउ लेट्स सी सब क्लॉज 4। इट टॉक्स अबाउट द एविडेंसेस सो टेकन डाउन शैल बी साइंड बाय द मजिस्ट्रेट एंड शैल फॉर्म पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए ये इसका मतलब ये है कि जो भी एविडेंसेस लिए गए हैं नैरेटिव या क्वेश्चन आंसर फॉर्म में, उन्हें मजिस्ट्रेट साइन करेगा और वो रिकॉर्ड का फॉर्म पार्ट माने जाएंगे। मतलब कि ये जो एविडेंसेस हैं, इट शैल बी साइंड बाय द मजिस्ट्रेट एंड दे शैल फॉर्म द पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड। ओके, सो लेट्स ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि सबसे पहले आपको अभी इसमें दो चीज़ें ध्यान रखनी है कि आपने देखा, जैसे कि पहला पॉइंट था हमने जो देखा सेक्शन 273 में कि 272 में कि कोर्ट की लैंग्वेज क्या होगी, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है, और लैंग्वेज कौन डिसाइड करेगा, ठीक है। उसके बाद 273 में आपको ये ध्यान देना है
कि जो एविडेंसेस हैं ये एक्यूज्ड का राइट है कि एविडेंसेस उसके प्रेजेंस में लिए जाएं, और अगर उसकी प्रेजेंस को डिस्पेंस किया गया है कोर्ट के थ्रू, तो फिर वो जो भी एविडेंसेस हैं, ये तो सिंपल सी बात है कि वो एविडेंसेस प्रोसिक्यूशन एविडेंसेस होंगे, तो वो सारे एविडेंसेस लिए जाएं उसके प्लीडर की प्रेजेंस में। उसके बाद हमने ये देखा कि समन्स केसेस की रिकॉर्डिंग देखी। समन केसेस हमने समझे कि क्या होते हैं, कि समन केसेस में एक छोटे केसेस होते हैं, माइनर केसेस होते हैं। जो समन केसेस में सेक्शन 145 से सेक्शन 148 में हमें ये भी देखना है कि जो भी प्रोसीडिंग है, या फिर 446 के अंडर की जो प्रोसीडिंग है, उनमें क्या है, सब्सटेंस बनाना है, सब्सटेंस क्रिएट, मतलब एविडेंसेस का सब्सटेंस रिकॉर्ड करना है मजिस्ट्रेट को। ठीक है। फर्स्ट 274 सेक्शन हमें किसके साथ पढ़ना है, सेक्शन 251 से सेक्शन 259 तक सीआरपीसी के। उसके बाद सेक्शन 275 को हमें को किन सेक्शंस के साथ मिलकर पढ़ना है, सेक्शन 237 से सेक्शन 250 तक, जो कि वारंट केसेस के ट्रायल की बात करता है। ठीक है। और वारंट केसेस के ट्रायल में कैसा एविडेंस रिकॉर्डिंग का मोड होगा, नैरेटिव फॉर्म होगा या क्वेश्चन आंसर फॉर्म होगा, जहाँ पर मजिस्ट्रेट को जैसा सही लगेगा। ठीक है। इसमें अगर मजिस्ट्रेट को खुद नहीं रिकॉर्ड करना है, सामने वाले से रिकॉर्ड करवाना है, तो क्या होगा, किसी और से रिकॉर्ड करवानी है एविडेंसेस, तो क्या होगा, उसके पर्पज़ के लिए एक आप कह सकते हैं एक ऑफिसर अपॉइंट कर सकता है मजिस्ट्रेट। ठीक। अब इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।